ये जनवरी मंथ की करंट अफेयर का पार्ट 3 होगा। और सबसे पहले मैं आपको जरा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्री का सिलेबस है, जनरल स्टडीज 1, और यहाँ पर जो कोड है वो है 01। तो इसका सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, ये आप जल्दी से एकदम इसको देख लो, क्योंकि ये सिलेबस जो है आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है। जनरल साइंस पूछी जाती है। और जरा ये देखें, मैं क्योंकि आज का जो लेक्चर होगा वो पूरी तरह से इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, और मैं आपको पिछले साल के जो 2023 में क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन दिखाऊंगा कि आयोग कैसे क्वेश्चन तगड़े पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड द क्लाइमेट चेंज दैट डोंट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको करंट में क्या चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम जरा, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड। तो आपको ये बताना है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर लोकेट करता है। क्या इलाहाबाद, शिमला, हैदराबाद और देहरादून? कुछ लोग सोचेंगे यार शिमला हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने बनाया तो शिमला ही रखा होगा, तो इसमें लगा देंगे तुक्केबाजी में। भैया देखिए, ये जरूरी नहीं है। आपका जो पेपर है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है, तो वो मतलब वही सारी चीजें हिमाचल प्रदेश से ही रिलेटेड रखे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका सही जो आंसर है वो है हैदराबाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और बात आती है कि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो मैं थोड़े थोड़े कवर करूंगा जो भी न्यूज में होंगे। ठीक है, जो भी न्यूज में होगा मैं उसको कवर करूंगा जरूर। तो इसका सही आंसर है ये, हिंदी वाले देख सकते हैं, ये 2023 का बता रहा हूँ मैं, ये जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट कराया था। ठीक है, जैसे एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, काफी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में लोकेट है, तो ये काफी न्यूज में रहता है आए दिन। अब दूसरा क्वेश्चन जरा देखिए, मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ। जो हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन है वो भी उसका ही भाई है यूपीएससी का। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल का है, और ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था, सेट ए का ये क्वेश्चन नंबर 31। मैंने इसका इंग्लिश वर्जन ये है और इसका हिंदी वर्जन ये है। ठीक है, हिंदी वर्जन ये और इंग्लिश वर्जन ये। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर जो, क्योंकि आपको जो जितने भी नेशनल पार्क हैं सबके बारे में तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो करंट में है उनके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनके बारे में, कुछ जो इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया कि कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इज नोन फॉर इंडियन वाइल्ड आस, ये सही बात है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ये बायोस्फीयर रिजर्व दो बायोस्फीयर रिजर्व कवर करेंगे आज हम, तो उसके बारे में बताऊंगा वो किस लिए फेमस है और वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, उसकी लोकेशन क्या है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज फेमस फॉर द रेड पांडा। तो क्या नीलगिरी बायोस्फीयर रेड पांडा के लिए फेमस है? देखिए, नीलगिरी बायोस्फीयर वेस्ट, ये साउथ इंडिया में मिलता है, और रेड पांडा साउथ इंडिया में नहीं होता है, ये आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। ठीक है, तो ये जो है रेड पांडा, ये इसका गलत ऑप्शन है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, जिसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो मतलब हवा हवा में चीजों को लेते हैं कि भाई काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको पता है तो कर पाओगे। यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भाई यूपीएससी का भाई ही है। अब ये हिंदी में है, तो हिंदी वाले भी देख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा सी होगा। अभी मैं आपको कवर कराऊंगा कुछ क्वेश्चन, देखिए सारे तो नहीं कवर कराऊंगा मैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे सारी चीजें कवर कराऊंगा। ऐसा नहीं होता कि मैंने आपको यहाँ करा दिया यही आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चीजों को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कवर करना है। अब देखिए यहाँ पर जो इस टाइप के क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से पूछे गए हैं, तो इसके बारे में मैं मतलब जैसे वेस्टर्न घाट जब पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं करा सकता हूँ आपको, लेकिन वही है कि मेन चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका हिंदी वर्जन है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, अगर आप सोच रहे हो सॉरी, ये करे कहाँ गए, हाँ ये जो क्वेश्चन है ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन नहीं जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं जैसे कहता हूँ कि यूपीएससी और हिमाचल प्रदेश यूपीएससी को फॉलो करता है, सिलेबस भी उसी के जैसा बनाया हुआ है। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये 2023 के सारे सारे जितने भी क्वेश्चन 2023 के, तो मैं इनको अलग अलग आज जैसे आज 2-3 कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन से साल में इस टाइप से मेथड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इस टाइप से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो ये 51 क्वेश्चन है, और उसके बाद सेट ए का क्वेश्चन है ये, और उसके बाद में इसका हिंदी वर्जन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आयोग इस टाइप के जो यूपीएससी है वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया मैच द फॉलोइंग। अब देखिए बहुत मुश्किल होता है ये सारी चीजें याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए।
तो अभी इनको भी हम डिटेल से तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे सभी लेक्चर में हम करंट अफेयर की फॉर्म और जो भी है उसके उसमें देखेंगे। ये हिंदी में दिया हुआ है और यहाँ पर आप देखिए जरा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे उसमें। नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्लान, डेट बतानी है कब ये लॉन्च यहाँ पर दे रखा है उसका साल। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, नेशनल जू पॉलिसी कब आई थी, ये सब दे रखे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समझ रहे हो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये हिंदी वर्जन है इसका। अब हम अपना इस एक ही हमारा आज का करंट अफेयर जो पॉलिटी से रिलेटेड, अदरवाइज पूरा का पूरा करंट अफेयर आज हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको पता है कि इंडिया का जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट वो एपेक्स कोर्ट है, ठीक है, उससे ऊपर कुछ नहीं है और ये फेडरल कोर्ट है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी उधर से एक साइड में सेंटर हो, इधर सेंटर हो या स्टेट और स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही हो, तो जो मामला कहाँ पर जाएगा, मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है, इसको फेडरल कोर्ट बोला जाता है, ठीक है। इसको 124 के अंडर बनाया गया है, क्योंकि 124 आर्टिकल 1 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 है वो बोलता है कि ये सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। और एक ये बात याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो 26 जनवरी 1950 को एग्जिस्टेंट में आया था, ठीक है। केम इनटू द एग्जिस्टेंट और सुप्रीम कोर्ट केम इनटू द एग्जिस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उसमें आया था, उसी डेट को, सॉरी। अब यहाँ पर जो पहले, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी जगह पूछा गया है, जो हमारे जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके नाम के बारे में बताना, जे का नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी वगैरह के दूसरे एग्जामों में भी ये काफी पूछा जा रहा है। और पहले ये ओल्ड, चलो छोड़ो, ये जरूरी नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया फेडरल कोर्ट है। जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो 1950 में, तो उस टाइम जो इसके जज थे टोटल, एक चीफ जस्टिस थे और एक 7 दूसरे, तो कितना हो गया 1 + 7 = 8। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन। अब अब करंटली अब कितने हैं देखिए 34, अब जो है 34 जज है, एक चीफ जस्टिस हो गए प्लस 33 जज हो गए। तो आपको पता होना चाहिए, वही पूछ सकते हैं ऐसे कि करंटली में कितने चीफ जस्टिस हैं, तो सॉरी चीफ जस्टिस नहीं, कितने जजेस हैं हाई सुप्रीम कोर्ट के। अब देखिए ये जो करंट अफेयर है ये 2022 का है और ये 2023 के एग्जाम में नहीं आया था। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2023 के एग्जाम में नहीं आया तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मैच द फॉलोइंग अभी मैंने दिखाया है कि आपको एक साइड ईयर दे देता है, दूसरे साइड यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे देता है और मैच द फॉलोइंग का रहता है, या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करा रहा है, इस टाइप से पता होना चाहिए आपको। तो भारत सरकार ने 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन काफी तेजी से गिरती चली जा रही थी, पोचिंग बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और इंडिया के अंदर फैक्ट याद रखना, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी मैं भर भर के दिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। इंडिया के अंदर वर्ल्ड में जितने भी वाइल्ड टाइगर की पॉपुलेशन उसका 75%, आप समझ गए, वर्ल्ड में जितने भी है उसका 3/4, अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 3/4 और परसेंटेज की बात करें तो 75% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है। आप समझ गए इंडिया इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है विद रेस्पेक्ट टू द टाइगर प्रोजेक्ट और टाइगर। तो अब ये जो एक और जो ये टाइगर प्रोजेक्ट है, इसको कौन हैंडल करता है, देखिए हमारे एक अथॉरिटी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसको 2005 में बनाया गया। फिर उसके बाद में क्या किया कि जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसको अमेंड किया गया 2006 में। फिर इस जो बॉडी है ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसको एक स्टैट्यूटरी का दर्जा दिया गया कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो 2006 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आयोग ने 2022 में तो नहीं पूछा था, 2023 में क्वेश्चन पूछा था मैच द फॉलोइंग कर, सॉरी 2023 में नहीं 2021 में ऐसी मुझे कुछ ऐसी क्वेश्चन पूछा था, इधर नाम दे रखा था और इधर असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको दिखा है। अब बात आती है कि हमारे देश के अंदर इस टाइम टोटल पॉपुलेशन कितनी है। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब कर्नाटका के दौरे पे थे तो उन्होंने वहां पर ये टाइगर का जो 5th साइकिल जो था सेंसस था वो रिलीज किया था, तो उसके हिसाब से 3161 पॉपुलेशन थी। अब तो बढ़ गई होगी लेकिन अभी काउंट नहीं हुई, तो हम मान के चलेंगे यही है भैया जो ऑफिशियल आंकड़ा है हमारे पास। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर ये पूछा जाए कि भाई ऐसा स्टेट बताओ जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन मिलती है, तो वो है मध्य प्रदेश 785। जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास कर्नाटका एंड देन उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड वाले भी क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नोटिफिकेशन जारी करते हैं, एग्जाम हो जाएगा उसका, तो आपको इसके आंकड़े के बारे में पता होना चाहिए।
फिर उसके बाद में आती है कि भाई ये तो बात हुई कि कौन से स्टेट में कौन से स्टेट में कितने सारे कितने टाइगर मिलते हैं। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है कि जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पास टाइगर मिलते हैं। तो जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड के अंदर लोकेट करता है, उसमें 260 टाइगर्स मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम, ये हो गया। अब देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको अमेंडमेंट किया गया था 2022 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट दो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 2022 में इसको अमेंडमेंट किया गया था भाई। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसमें नहीं आया था 2023 में, लेकिन भैया चांसेस है कैसे भी आ सकता है, जरूरी नहीं। हो सकता है उसकी आयोग की जो क्वेश्चन बैंक है वो भर गई हो, इसलिए ना दिया उसने। तो ऐसा नहीं है कि भैया अगले साल ना दे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट्स भी वैसे भी। अब बात करते हैं यहाँ पर, इसकी एक बात याद रखना कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था, जैसे मैंने बताया 2006 में इसको अमेंडमेंट किया गया था। इसमें ये जो बॉडी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था। ठीक है। अब आपको एक इस एक्ट के अंदर और बॉडी बनी हुई है कि नेशनल एंड स्टेट बोर्ड, जो हमारे नेशनल और स्टेट बोर्ड होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, एक तो वो और सेंट्रल जू अथॉरिटी इसी एक्ट के अंडर बनाई गई है। ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत। अब 2022 में जो अमेंडमेंट हुआ है तो उसके बारे में देख लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आयोग ने जरा इस साल पता नहीं क्यों क्वेश्चन मिस कर दिया। चलो देखते हैं। देखिए ये तो जरूरी नहीं कि इस बार जो है, पहले जो वर्ड यूज किया जाता है वो प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स यूज किया जाता था, वाइल्ड एनिमल्स वर्ड एंड प्लांट्स। अब क्या है, अब सब जब अमेंडमेंट किया गया तो इन्होंने ये बोला है कि हम यूज शब्द करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे, उनको बचाएंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ, मतलब कंप्रहेंसिवली प्लान है ये। ठीक है। उनके रहने पीने खाने पीने का सारा चीजों का इंतजाम करेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि पहला ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था, इसमें 6 शेड्यूल होते थे, 6 शेड्यूल होते थे। लेकिन अब इन 6 शेड्यूल को खत्म करके 4 शेड्यूल ही बना दिए। एक शेड्यूल पहले, एक तो जो शेड्यूल बना, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी शेड्यूल, दो अब जब कितने शेड्यूल बनाए हैं। ठीक है। कितने शेड्यूल कर दिए, तो ये पूछा जा सकता है पहले कितने थे अब कितने थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला जो शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, वो एनिमल्स, मतलब इसमें जो एनिमल्स रखे गए हैं, प्लांट नहीं रखे गए, पहले ध्यान देना इस शब्दों पर। एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स रखे गए जिनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है, हाईएस्ट लेवल ऑफ द प्रोटेक्शन। अगर यहाँ पर किसी ने मतलब पोचिंग की या कुछ किया और पता लग गया तो जो मतलब पनिशमेंट है वो बहुत ज्यादा होगा, समझ गए। दूसरे लेवल में इसमें भी एनिमल्स रखे गए हैं, इसमें थोड़ी सी कम डिग्री की प्रोटेक्शन है, मतलब इतना ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगा। फिर तीसरा शेड्यूल जो है, तीसरे शेड्यूल में यहाँ पर प्रोटेक्टेड प्लांट्स रखे गए हैं, जिन ऐसे प्लांट जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है उनको यहाँ पर रखा है। ये प्लांट के लिए भी ध्यान रखना, पहले दोनों एनिमल्स के लिए। अब तीसरे पे जो है, जो तीसरा शेड्यूल, सॉरी फोर्थ शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल में ऐसी लिस्ट है जो ये है साइट्स, अभी हम ये देखेंगे CITES। तो जो साइट्स है, साइट्स अपेंडिक्स बनाती है। अब ये क्या है, अभी इसके बारे में देखेंगे हम। IUCN और साइट्स के बारे में अभी हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज पूछे गए हैं, 2021 में पूछे गए थे। तो ये जो साइट्स है CITES साइट्स, ये अपने अपेंडिक्स बना कर देती है। अपेंडिक्स 1, जैसे यहाँ पर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 है। इस टाइप से हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके अंदर शेड्यूल बना कर रखे हैं 4, पहले 6 थे 4 कर दिए। ऐसे ही साइट्स के अंदर अपेंडिक्स बना कर रखे हैं, अपेंडिक्स 1, 2, 3, उसमें अलग अलग लेवल का प्रोटेक्शन दे रखा है। तो ये जो साइट्स है इसकी फुल फॉर्म भी देखेंगे हम आगे, अभी नेक्स्ट उसमें स्लाइड में। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये साइट जो है अपने अपेंडिक्स के लिए फेमस है। ठीक है। अब क्या इसके अंदर ये देख लेते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इसमें अमेंडमेंट किया गया था, इसमें मतलब है क्या। देखिए इसमें अभी ये एक तो ये कर दिया गया है कि जब भी अगर आपको कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के लिए जो है डिसीजन डिसेंट्रलाइज होंगे। डिसीजन सेंट्रलाइज मतलब आसपास के गाँव रह रहे होंगे, उनके जो मुखिया वगैरह होंगे, उनसे पूछ पाछ के यहाँ पे ये जो NGO होगी सबकी राय मशुरा लेकर यहाँ उसके मैनेजमेंट करोगे। ऐसा नहीं कि भाई कोई बाहर से बंदा आया जाकर इंटरफेयर कर दे एकदम, तो उनको क्या पता लोकल। देखिए जो सॉल्यूशन जो होते हैं ग्लोबल हो सकते हैं कि सॉरी प्रॉब्लम ग्लोबली हो सकती है, लेकिन सॉल्यूशन लोकल हो सकते हैं, तो इसलिए लोकल पर ध्यान देने की जरूरत होती है। अब हाँ, तो अब ये क्राइटेरिया देखिए, पहले एक बर्मी वाला भी शेड्यूल हटा दिया है। पहले क्या होता था, एक शेड्यूल था, ये 5th शेड्यूल में आता था, तो इसको अब हटा दिया है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं कौन सा। अब देखिए, अब ये जो बर्मी ऐसे होते थे, मतलब जैसे चूहे वगैरह हो गए थे, पूरी फसल को ही खराब कर देते।
तो सरकार के हाथ में होती थी भाई इनको मार दो। अब क्या है, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई भी इनको मार नहीं सकता है। पहले आपको अगर इनको मान लो कि लार्ज स्केल पर इनको मारना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस बार ये तो एक तो साल आपको याद होना चाहिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और शेड्यूल याद होने चाहिए कितने शेड्यूल है और इस बार कितने शेड्यूल कर दिए ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 4 शेड्यूल कर दिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर एक और बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1972 के अंदर प्रोटेक्टेड एरिया 3 टाइप के होते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कम्युनिटी रिजर्व एंड द कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये याद रखना कि ऐसा पूछ सकता है कि भाई ये बताओ कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसके अंदर कितने कौन कौन से जो प्रोटेक्टेड एरिया है। तो हो सकता है कि ऐसे उल्टे सीधे ऑप्शन दे दे वो, तो एक ये याद रखना। आज मैंने एमसीक्यू नहीं बनाया, मैंने आपको बस वो थोड़ा सा बताने के लिए। अब बात करते हैं साइट्स की। तो देखिए ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो जैसे भारत सरकार होगी, ईरान हो गया, बहुत दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, उनके बीच में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ठीक है, और इसका जो एग्रीमेंट है वो लीगली बाइंडिंग होता है। जो लेकिन फिर भी इसमें छूट दी गई कि भैया आप जो लोकल लॉ बना सकते हो अपने लोकल जो लॉ है। देखिए ये जो अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो अमेंडमेंट हुआ था 2022 में, ये इसीलिए हुआ था क्योंकि अब जो है जो साइट्स की मैंने बताया था CITES, ये अपेंडिक्स बना रखे हैं, अपेंडिक्स A1 2 3 4 5 इस टाइप से, अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2, उसमें अलग अलग लेवल की प्रोटेक्शन दे रखी है। तो इनको भारत सरकार ने एक शेड्यूल 4 में डाल दिया है कि भैया जितने भी इसके ये होंगे इंडिया के अंदर आते हैं उनको सबको शेड्यूल 4 में डाला जाएगा और उनको अलग से प्रोटेक्शन। इस टाइम जो है टोटल पार्टी कितनी है, मतलब टोटल मेंबर कितने हैं इसके, ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है कन्वेंशन, C4 कन्वेंशन, I4 ऑन द इंटरनेशनल, T4 ट्रेड, E4 इंडेंजर्ड एज पर स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। वाइल्ड का मतलब जंगली, फोना एंड फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे और एनिमल्स। तो इसके कम चांस है कि भाई ये मतलब ये पूछे कि बस ये पूछ सकता है कि भाई ये जो है लीगली बाइंडिंग है या नहीं है। तो कम यूपीएससी का क्वेश्चन ज्यादा लगता है, लेकिन फिर भी पता नहीं आयोग पूछ ले। अब एक और इसी से लगता जुगता आता है भैया ये IUCN। ठीक है, सॉरी क्या हो गया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन। ठीक है, IUCN, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, और ये जो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द, ये तो इसका ये जो इसमें एक बात याद रखने की जरूरत है कि ये अपनी रेड लिस्ट के लिए जाना जाता है। काफी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये बताओ ये जो रेड लिस्ट होती है अपना रेड बुक या रेड लिस्ट, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन की है, क्या UN की है, क्या वर्ल्ड बैंक की है और किसकी है ये। आपसे ये भी पूछ सकते हैं भाई ये जो रेड डेटा लिस्ट होती है, क्या जो भी कुछ बोले रेड डेटा बुक, रेड लिस्ट, ये किसकी है, दवाइयों के नाम की है, क्या इसमें उसमें कुछ जो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स को रखा गया है, क्या है ये। तो ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये IUCN जो है इस टाइप की एक मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनको ये बताता है कि भाई ये अच्छा ये एनिमल्स एक्सटिंग हो गया है, ये वाला इंडेंजर्ड बनाता है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये वल्नरेबल है, ये एक्सटिंग है, ये लीस्ट कंसर्न है। तो इस टाइप की उन्होंने कैटेगरी बना रखी है और वो अपनी जो है जो रेड डेटा बुक है उसमें ऐसे रखते हैं इस कैटेगराइजेशन। अब देखिए यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मैंने आपको बता दिया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये 86 में आया था, और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया था। मैथ द फॉलोइंग कैसे भी करके आपसे पूछ सकते हैं, आपको कुछ थोड़े थोड़े याद करके रट्टा मार कर रखना ही पड़ेगा। कूनो नेशनल पार्क क्यों बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 2 चीजें चल रही है। एक तो अभी जो चीता रीइंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया के अंदर अफ्रीका से और नाम्बिया से, साउथ अफ्रीका और नाम्बिया से। साउथ अफ्रीका से आए 12 और नाम्बिया से आए हैं 8। ठीक है, टोटल इस टाइम हो गए हमारे यहाँ पर 20, हालांकि कुछ मर भी गए हैं। एग्जैक्टली गिनती याद करने की जरूरत है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, कूनो नेशनल पार्क जो है ये है हमारा मध्य प्रदेश के अंदर। और ये इतना फेमस क्यों है कि भाई यहाँ पर भारत सरकार जो एसिडिक लाइन है उसको भी रीइंट्रोड्यूस करने का प्लान बना रही है, और एसिड ये जो चीता है इनको तो रीइंट्रोड्यूस कर ही दिया है। तो ऐसा क्यों, मतलब इतना फेमस क्यों है। देखिए एक तो यहाँ पर जो उनके खाने का भोजन है, जो वे शिकार विकार करते हैं वो काफी अवेलेबल है यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर एक खास बात है, जिस टाइप का माहौल, जिस टाइप का एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, जिस टाइप की घास चाहिए होती है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट चाहिए होते हैं, खुला हुआ चाहिए होता है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसलिए ये जो कूनो नेशनल पार्क है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मतलब चीता को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और ये अब इसकी लोकेशन मैंने यहाँ पर डाल दी है। देखिए ये गिर नेशनल पार्क है, यहाँ से जो है एसिटिक लाइन को यहाँ पर शिफ्ट करने की बात करी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन भारत सरकार फिर से रिकंसिडर करी इस बात को।
तो क्योंकि एक मैंने आपको बता दिया यहाँ पर शिकार ज़्यादा मिलता है, मतलब ये शिकार ही जो इनका खाने का है वो शिकार अच्छा मिल जाता है। एसिटिक लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। एसिटिक लाइन कहाँ मिलता है? देखिए एसिटिक लाइन यहाँ पर मिलता है, ये गिर नेशनल पार्क है, उसको यहाँ शिफ्ट करने की बात की जा रही है। तो एसिटिक लाइन के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में केवल एक ही जगह मिलता है गिर नेशनल पार्क। और गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है गुजरात के अंदर। इस टाइम अगर पॉपुलेशन की बात करें तो जो करंट पॉपुलेशन है 2022 के सॉरी 2020 के अकॉर्डिंग 674, ठीक है। तो इतनी पॉपुलेशन है। और ये जो एसिडिक लाइन है ड्राई, इसका मतलब जो झाड़ियों में जैसे सूखी सूखी घास में रहना पसंद करते हैं, खुला हुआ फॉरेस्ट इस टाइप के, तो ये जो इस टाइप का फेवरेबल कंडीशन है वो केवल कुनो नेशनल पार्क में देखने के लिए मिलती है। जो भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जो एसिडिक लाइन है इसको भी रिलोकेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी आपको पता है कि वो डिस्टेम्पर नाम का एक वायरस फैल गया, तो बहुत सारे लोग मतलब लोग नहीं मरे थे, मतलब एसिडिक लाइन मर गए थे। तो अगर कहीं ऐसा ना पूरी तरह से भाई इनका पत्ता ही सफा हो जाए, क्योंकि और कोई और बचे ही नहीं है कहीं, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसा भी पूछा था उसने कि भाई कच्छ किस लिए फेमस है, और बायोस्फीयर रिजर्व जो नीलगिरी बायोस्फीयर किस लिए फेमस है। तो ऐसा पूछ सकते हैं आपसे कि भाई ये बताओ, ये जो गिर नेशनल पार्क है किस लिए फेमस है? क्या चीता के लिए फेमस है, क्या एसिडिक लाइन के लिए फेमस है? ऐसे उल्टे सीधे ऑप्शन करके पूछ लेगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया सैंपल के कैसे आयोग ने पूछी। नेक्स्ट करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है भैया कि ये जो गिर मैच द फॉलोइंग, गिर एक साइड दे दिया जाएगा गिर नेशनल पार्क और दूसरी साइड दे दिया जाएगा स्टेट का नाम, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बात करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की, ठीक है। देखिए देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी, नील माने नीला, ठीक है, तो गिरी माने पहाड़ियां, नीली पहाड़ियां, इसका नाम है नीली पहाड़ियां। इसका नाम क्यों पड़ा है? देखिए यहाँ पर एक एक फूल मिलता है, ऐसा फूल जो 12 साल में एक बार खिलता है। इस फूल का नाम है नील कुरुंजी। नील कुरुंजी फूल है, ये 12 साल में एक बार खिलता है। मैंने फोटो तो नहीं डाली इसकी, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। 12 साल में एक बार खिलता है। ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क आते हैं, जैसे कि मुद्दुमलाई हो गया, नागरहोल हो गया, बंदीपुर साइलेंट वैली हो गया। इनके बारे में अलग से देखेंगे, बस ये याद रख लो कि भाई ये साउथ इंडिया में आता है। और कर्नाटका, तमिलनाडु और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन तीनों के बीच में, मतलब तीनों का बाउंड्री, तीनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी थार के लिए फेमस है, समझ गए आप। तो वहां पर वो उसने दे रखा था कि रेड पांडा नहीं मिलता इधर साउथ इंडिया में, तो वो गलत दे रखा था। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखना आप समझ रहे हो, देखो किस किस टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ रहा है। अब बात करते हैं ग्रेट रन ऑफ द कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पर है? ये गुजरात के अंदर लोकेटेड, और आप लोकेशन देख सकते हो, ये गुजरात ये है। और ये जो फेमस है वाइल्ड, जो इंडियन वाइल्ड आस, अभी मैं उसकी लोकेशन को दिखा देता हूँ। देखिए ये फोटो है, ये वाइल्ड आस, ये यहाँ पर ये मिलता है, ये वाला मिलता है। और ये इसकी लोकेशन है, ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। तो आपसे पूछे, देखिए क्वेश्चन उल्टे सीधे पूछ रहा है आयोग, तो मतलब उल्टे सीधे तो नहीं बोल सकते, बनते भी इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो आयोग बिल्कुल नहीं चाहता कि उल्टे सीधे लोग आए। ऐसी जगह जो मेहनत करके आते हैं वही आए। और क्योंकि सीट कम होती है, दूसरे स्टेट के लोग भी अप्लाई करते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए यही सबको हटाने का तरीका कि भाई यहाँ पे जो है पेपर को डिफिकल्ट डिफिकल्ट से ज्यादा डिफिकल्ट सेट किया जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आंसर नहीं दिए, मैं उनको धीरे धीरे सारी चीजें कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। तो हम यहीं पर लेक्चर खत्म करते हैं।